हेलो स्टूडेंट्स आज जो हमारा लेक्चर है वो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। आज इस फाइलम में हम पढ़ेंगे कि एकाइनोडर्मेटा के कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको दूसरे फाइलम से जुदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एकाइनोडर्मेटा लफ्ज़ का क्या मतलब है। जैसा कि आपको पता है कि एकाइनोस, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एकाइनोस का जो लफ्ज़ है वो उसका मतलब है स्पाइनी, और जबकि जो डर्मा लफ्ज़ है उसका मतलब है स्किन। यानी एकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस पाए जाते हैं। स्पाइंस पाए जाते हैं जो इनको दूसरे फाइलम से जुदा करते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी स्किन होती है। और ये जो स्पाइनी स्किन है ये आगे जाके एंडोस्पर्म बनाती है, एंडोस्केलेटन बनाती है इनका, जो कैलकेरियस ऑसिकल्स कहलाती है, यानी कैल्शियम से मिलकर बनती है। अब इसकी कुछ हम करेक्टरिस्टिक देखें जो इनको दूसरे फाइलम से जुदा करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी अक्रंस क्या है। अक्रंस के हवाले से बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सक्लूसिवली ये पाए जाते हैं मैरीन होते हैं, यानी ये ज़्यादातर जो होते हैं वो सारे के सारी मैरीन होते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। जबकि उसके बाद बात करें तो इनकी बॉडी की, तो इनकी बॉडी जो होती है वो, क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि उनकी स्पाइनी बॉडी होती है, स्पाइंस पाए जाते हैं और ये डेलिकेट एपिडर्मिस से कवर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाता है एपिडर्मिस। एक लेयर है एपिडर्मिस, डेलिकेट एपिडर्मिस से इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है। और उसके बाद बात करें जर्म लेयर्स की, तो इनके अंदर जो जर्म्स लेयर पाई जाती हैं वो 3 तरह की पाई जाती हैं, इसी वजह से हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्रिप्लो जाके जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ट्रिप्लो मीन 3 और ब्लास्टिक मीन लेयर्स, यानी ऐसे मेंबर्स या ऐसे फाइलम्स के मेंबर जिनके अंदर 3 तरह की जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स पाई जाती हैं? एक होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म और तीसरी होती है मीजोडर्म। तो 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसके बाद बात करें सिमेट्री की, तो यहाँ पर जो सिमेट्री है इनके अंदर एक स्पेशल किस्म की सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि ये 2 तरह की सिमेट्रीज को शो करती हैं। एक तो बायलेटरल सिमेट्री को और दूसरा रेडियल सिमेट्री को। तो 2 तरह से ये 2 तरह की सिमेट्रीज को शो करती हैं, रेडियल एंड बायलेटरल। अब ये 2 जो सिमेट्रीज हैं 2 इनके जगह पर पाई जाती है। जो रेडियल सिमेट्री है वो इनकी अडल्ट में पाई जाती है, यानी जिस वक्त इंडिविजुअल बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, उस वक्त जो इनकी सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। और बायलैटरल सिमेट्री इनकी लार्वल स्टेजेस में पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि इनके अंदर 2 तरह की सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद बात करें स्केलेटन की। इनका जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, एंडोस्केलेटन होता है जो कि कंसिस्ट होता है स्पाइंस पर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो इनकी बॉडी होती है वो स्पाइंस से मिलकर बनी होती है। तो ये जो स्पाइंस होते हैं वो कैल्शियम रिच प्लेट से बने होते हैं, जिनको हम कैलकेरियस ऑसिकल्स कहते हैं। कैलकेरियस ऑसिकल्स, यानी इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस है जो कैल्शियम से मिलकर बने हैं और उनको हम कहते हैं कैलकेरियस ऑसिकल, जो इनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। उसके बाद करें सिलोम की। इनके अंदर जो बॉडी होती है उनके अंदर एक सिलोमिक कैविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको हम सीलोमेट्स कहते हैं। सीलोमेट्स आप जानते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सीलोमेट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक सिलोमिक कैविटी पाई जाती है, उसके लिए उन ऑर्गेनिज्म को हम सीलोमेट्स कहते हैं। और भी इनकी टाइप्स होती हैं, ए सीलोमेट्स भी होते हैं, सूडो सीलोमेट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर जो पाई जाती है वो सीलोमेट्स पाई जाती हैं, यानी इनके अंदर एक प्रॉपर सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। उसके बाद करें बात ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। इनके अंदर जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है वो ट्यूब फीट होता है। ट्यूब की तरह का एक इनका स्ट्रक्चर होता है जो इनकी लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में मदद देता है। उसके बाद बात करें फर्टिलाइजेशन की। अभी आप यहाँ पर गौर करें मेरे इस पूरे लेक्चर पर, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने हर एक जो इनका मेन कैरेक्टर्स है उसके साथ हेडिंग लिखी है। ये लिखने की ये वजह है कि आपको अगर बोर्ड का अगर एग्ज़ाम दे तो उसमें भी आपको कोई मुश्किल पेश ना आए और आप इन हेडिंग्स को यूज़ करके अपना एक पूरा लेक्चर
कर लें तैयार और उसको जाके प्रेजेंट करें पेपर के अंदर और अच्छे नंबर लें। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। और जो मेन पॉइंट होंगे इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और इसके अलावा एक और बात भी आपको बता दूँ कि इस वीडियो के साथ, जैसा कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसके साथ एक ट्रिक आपको ज़रूर बताते हैं। इस वीडियो की ट्रिक भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। उसके बाद बात करें फर्टिलाइजेशन की। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है एक्सटर्नल। तो यहाँ पर हमें मिल गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होती है। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ यूनिसेक्सुअल है, आपको पता है कि यूनिसेक्सुअल वही होते हैं जिनके यानी सेपरेट सेक्सेस पाए जाएं, उनको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। उसके बाद बात करें तो इसके अंदर आ जाता है कि लार्वा, इनके अंदर लार्वा कौन सा होता है। तो इनके अंदर दो तरह के लार्वे पाए जाते हैं। एक जो इनका मेन लार्वा है उसको हम कहते हैं बायपिनेरिया लार्वा। तो यहाँ पर मैं ऊपर यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो लार्वा जो इनके अंदर पाया जाता है वो होता है बायपिनेरिया लार्वा। ये आपको सही नज़र आ रहा है या इसको मैं मैं आपको इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके। तो ये जो लफ्ज़ है वो है बायपिनेरिया। इनके अंदर जो पाया जाता है लार्वा वो होता है बायपिनेरिया लार्वा। और एक और होता है, उसका नाम होता है ब्रैकियोलारिया। ब्रैकियोलारिया ये कम्प्लेक्स होता है और एग्जिबिट करता है बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है कि इनके अंदर जो लार्वा होता है वो बायपिनेरिया लार्वा होता है और ब्रैकियोलारिया होता है, जो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स लार्वा है और जिनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि इनकी जो बायलैटरल सिमेट्री है वो लार्वल स्टेजेस में पाई जाती है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो एग्जांपल्स यहाँ पर हम लिख लें इनकी। तो इनकी एग्जांपल्स में आते हैं बहुत सारे ऐसे स्टार फिशेस आ जाती हैं, सी कोकम्बर आ जाता है, सी लिली आ जाता है, ब्रिटल स्टार और सी आर्चिन्स आ जाती हैं। जो इम्पॉर्टेंट इनकी एग्जांपल है वो है स्टार फिश, सी आर्चिन्स, इसी तरह सी कोकम्बर आ जाता है, ब्रिटल स्टार आ जाता है और सी लिली भी आ जाती हैं। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आपको एक और मेन पॉइंट बता देता हूँ कि इनका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है। और लार्वल स्टेजेस आपको पता है जिनका ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, तो उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्टेड होती है। तो यहाँ पर इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि ज़ायगोट जो है वो इनके अंदर डायरेक्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है, लार्वा स्टेजेस से गुजरता है। इसलिए इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ऑर्गन यानी इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी इनके अंदर सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम देखने को मिले थे। उसके बाद इसकी बात करते हैं हम थोड़ी सी और कि इनके अंदर बॉडी कैसी होती है। बॉडी मैंने आपको बताया कि कवर्ड होती है डेलीगेट एपिडर्मिस से, और इनके अंदर इस बॉडी के अंदर दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक हमारे पास होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। जो माउथ होता है वो लोअर और वेंट्रल साइड पर पाया जाता है, नीचे वाली साइड पर वेंट्रल जगह पर पाया जाता है, जबकि जो एनस होता है वो अपर और डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। और इनके अंदर एक सेंट्रल डिस्क होती है जो आर्म रेडिएट से निकलती है। उसके बाद बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है फ्लैटेंड होती है लाइक बिस्किट्स की तरह, जिसकी एग्जांपल में आ जाते हैं केक, ऑर्चन्स। स्टार शेप की बॉडी भी होती है इनके अंदर, जैसा कि स्टार फिश में पाई जाती है। ग्लोबुलर शेप की बॉडी भी होती है जो सी ऑर्चन्स में पाई जाती है। स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म्स, अगर स्टार शेप है और उसके साथ लॉन्ग आर्म्स हैं तो वो ब्रिटल स्टार में पाई जाती है। इसी तरह अगर एलोंगेटेड शेप है बॉडी की तो वो सी कोकम्बर में पाई जाती है। यानी जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनकी अपनी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, शेप्स हैं, वो मैंने आपको अभी बता दी। उसके बाद बात करें
थोड़ी सी और तो इनकी हम बात करते हैं कि कॉर्डेट्स और एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स में क्या रिजेम्बलेंस है। तो ये देखा गया है कि एकाइनोडर्मेटा और जो कॉर्डेट्स हैं इनके अंदर बहुत ही क्रॉस रिजेम्बलेंस पाई जाती है। वो किस बिना पर पाई जाती है कि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं एकाइनोडर्मेटा के और कॉर्डेट्स के जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उन करेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आती है मीजोडर्मल स्केलेटन, यानी जो इनका स्केलेटल होता है वो मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया एकाइनोडर्मेटा में, क्योंकि अभी हमने कॉर्डेट्स पढ़ा नहीं है, लेकिन जो हमने पढ़ लिया है एकाइनोडर्मेटा जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। तो एकाइनोडर्मेटा के मैं आपको बताया कि 3 तरह की जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। यानी इनके अंदर जो तीसरी लेयर है मीजोडर्म वो प्रॉपर अरेंज होती है, यानी प्रॉपरली पाई जाती है। तो लिहाजा इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो मीजोडर्मल स्केलेटन होता है। दूसरी जो इनके अंदर रिसेम्बलेंस पाई जाती है वो ये होती है कि ये ड्यूटेरोस्टोमस होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम का मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि ड्यूटेरोस्टोम वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर पहले एनस बनता है और फिर उसके बाद माउथ बनता है। तो ये ड्यूटेरोस्टोमस होते हैं दोनों। उसके बाद बात करें तो दोनों के अंदर सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट होती है। इसी वजह से हम एकाइनोडर्मेटा को कॉर्डेट्स के साथ कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं। उसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं हम इनके इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में कि इनकी इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं फूड के तौर पर। ड्राइड स्केलेटन जो है एकाइनोडर्मेटा का वो यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में या फर्टिलाइज़र के तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो एंडोस स्केलेटन है वो कैल्शियम से मिलकर बना होता है। तो इस वजह से इनको फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके जो एंडोस्केलेटन है उसके अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है। उसके अलावा स्टार फिशेस जो हैं वो स्कैवेंजर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं और सी वाटर को क्लीन करने में भी मदद देती हैं। उसके अलावा ये काज करते हैं, डैमेज करते हैं ऑस्टर्स, बैट्स को, और जो स्टिंगिंग सी आर्चन्स है वो पॉइजनस होते हैं। तो ये कुछ इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये एकाइनोडर्मेटा के मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। उसके बाद बात करें इनकी कोई एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस की, एडाप्टेशन की, तो उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है डाइजेशन। इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि इनके अंदर माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं जिनके थ्रू इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन जो इनकी है वो परफॉर्म होती है बाय डर्मल ब्रैकिया, ट्यूब फीट, रिस्पायरेटरी ट्रीज। एग्जाम्पल आ जाती है सी कुकम्बर और ब्रशिया। अब रिस्पायरेशन और जितने भी और दूसरे इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो करेक्टरिस्टिक पाया जाता है वो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मैंने आपको पोरीफेरा में बताया था कि उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जबकि जो एकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब आपको ये कैसे समझना होगा कि कैसे याद रखना होगा कि इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो आप यहाँ पर गौर करें लफ्ज़ वी पर क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। तो वी जो लफ्ज़ है अल्फ़ाबेटिकली आप अगर देखें तो आखिर में आता है, यानी जो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर्स में ये आखिरी हिस्सों में आता है, लफ्ज़ में आता है। इस वजह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो आखिरी फाइलम है एकाइनोडर्मेटा उनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका क्या करता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनके बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे रिस्पायरेशन में मदद देता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद देता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड में मदद देता है और दूसरे एक्सक्रीशन में भी मदद देता है। यानी ये वाटर जो है इनके अंदर किसी किस्म की कोई ब्लड सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी ब्लड नहीं होता, सारा का सारा वाटर ही होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, गैसेस को भी अपने साथ डिज़ोल्व करके अंदर लेके जाता है रिस्पायरेशन के लिए, इसी तरह फूड को भी लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाता है अपनी ग्रो के लिए। तो इनके अंदर जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद बात करें एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन इनके अंदर एब्सेंट होती है, किसी किस्म का कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं, आर्गन नहीं पाया जाता जो इनकी एक्सक्रीशन करने में मदद दे। उसके बाद बात करें नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इनके अंदर जो होता है वो रिड्यूस होता है, तो क्योंकि इनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई ब्रेन नहीं पाया जाता। और जो नर्वस सिस्टम चलता है वो किस पर इंक्लूड करता है, वो नर्व रिग और रेडियल नर्व कॉर्ड्स पर कंसिस्ट करता है, जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम इनका बना होता है।
तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इसके एकाइनोडर्मेटा के। उसके बाद हम इस डायग्राम पर चले जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप डायग्राम देखें, यहाँ पर मैं इसके आपके लिए वाज़े कर देता हूँ। तो ये डायग्राम है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। ये मैड्रीपोराइट है और ये स्टारफिश का एग्जांपल है जिसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसकी ये एग्जांपल्स आप देख लें यहाँ पर पिक्चर के थ्रू भी, कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये स्टारफिश है हमारे पास, ये सी ऑर्चिन्स हैं, ये इस तरह के होते हैं। इनकी एग्जांपल में ऐसे हैं स्टारफिश और सी ऑर्चिन्स। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने फाइलम एकाइनोडर्मेटा को डिटेल में पढ़ा कि एकाइनोडर्मेटा के कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इनको दूसरे फाइलम से अलहदा करते हैं, जुदा करते हैं। इनमें हमने जो मेन पॉइंट पढ़ा है वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इनके अंदर स्पाइनी स्किन पाई जाती है, यानी इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा हमने पढ़ा वाटर वस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जो हर किस्म के काम को परफॉर्म देता है, जैसे न्यूट्रिशन में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में, ट्रांसफ़र ऑफ फूड में, लोकोमोशन में भी मदद देता है, रिस्पायरेशन में भी मदद देता है। तो ये सारी बातें हमने देखी। एक और सिमेट्री के हवाले से हमने देखी कि रेडियल और बायलैटरल दोनों सिमेट्री पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखते हैं इसकी ट्रिक के किस तरह हम ट्रिक की मदद से इस पूरे फाइलम को याद कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह नेगबान।